हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टेलीग्राम के पोल के थ्रू पता चला कि कुछ लोगों की एग्ज़ाम चल रही है और कुछ लोगों की एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुकी है। कुछ जिन लोगों की एग्ज़ाम चालू है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है उनको वेलकम टू द 12th स्टैंडर्ड। ओके, अब आप लोगों को ऐसे लग रहा हो कि आप वेलकम कर रहे हो, 11th में फेल हो सकते हो क्या। बिल्कुल नहीं, 11th में फेल होने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो डेफिनेटली आप 12th में आ जाओगे, घसीट पसीट के आ जाओगे, लेकिन किसी तरह भी आ जाओगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और उस थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। टॉपिक है आज अपना क्लास 11 तो बर्बाद हो गया, क्या होगा क्लास 12th का। क्या हम लोग क्लास 12th में अच्छे परसेंट स्कोर कर पाएंगे, 80, 85, 90, 95 स्कोर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने। तो मैं इसका आंसर पहले देता हूं, यस आप लोग स्कोर कर सकते हो। बहुत बड़ा वाला यस है इसके लिए। ओके ना, सबसे इस वीडियो में हम लोग दो चीजों पे डिस्कस करेंगे बच्चों, कि आपने 11th में क्या गलतियां करी है और इसके सॉल्यूशन क्या है ना। इसी दो चीजों पे आज अपना वीडियो घूमेगा, है ना। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि आपने 11th में क्या क्या गलतियां करी है, और जो मेजर गलतियां करी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, जो आपको नहीं करना चाहिए था क्लास 11th में। जैसे आप लोग क्लास 11th पे एंटर किए होंगे, है ना, डायरेक्टली आप क्लास 10 से क्लास 11th में जब आते हो तो एक फ्रीडम मिल जाती है ना। क्लास 10th में कैसा रहता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल जाना है, उस टाइम पे आने का है, फिर उसके बाद ट्यूशन। लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता है। 11th में 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहता है, लेकिन वो भी कोई पूरा नहीं कर पाता है, 50% भी नहीं पूरा करते। तो एक ना फ्रीडम मिल जाती है, तो उस फ्रीडम का लोग ना गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। दूसरा क्या, आपके हाथ में फोन आ जाता है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे हिसाब से, है ना। उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, है ना। तो वो सबसे बड़ा मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन की वजह से ना आपकी 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। और सबसे बड़ा क्या कारण रहता है कि आप लोगों को ये लगता है कि ये तो क्लास 11th है यार, अभी हम लोग 10th पढ़ के आए हैं, तो बोर्ड एग्जाम अभी थक हार के आए हैं, क्लास 11 जो है एंजॉय करते हैं। कौन सा बोर्ड एग्जाम देने का है, नेक्स्ट ईयर अपन बोर्ड देने का है, तो उस हिसाब से अपन पढ़ाई करेंगे, है ना। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोग को हर एक लड़के को कॉलेज में सुनने को मिलता होगा, यार क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्लास 12th इंपॉर्टेंट होता है ना। आप लोगों को ये बहुत बार सुनने मिला होगा कि क्लास 11 जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। तो इन सब कारणों की वजह से आप लोगों को लगता होगा कि क्लास 11 जो है बर्बाद हो गई है ना। क्या इसका सॉल्यूशन है कुछ? यस है। अच्छा, क्लास 11th भी दो तरीके से, मतलब आप इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। एक वो हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि यार मैंने पढ़ाई किया है, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं, बस अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो ये कॉन्फिडेंस जब नहीं आता है ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने और कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। मेन टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आएगा, ऐसा होता है, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है 11th स्टैंडर्ड की, है ना। 11th स्टैंडर्ड की उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। थोड़ा सा कंसर्न उनके लिए रहता है ना, थोड़ा सा चिंता का विषय उनके लिए हो सकता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा पॉलिशिंग का जरूरत रहेगा, आपका 11 जो है रिकवर हो जाएगा। ओके, अच्छा, जो आप लोगों ने सुना कि क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्लास 12th इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल नहीं है ऐसा बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्लास 11 जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपको ना दो एग्जाम्पल देता हूं मैं, या फिर मैं दो तरीके से समझाता हूं। एक होता है सीबीएसई बोर्ड, अपना सीबीएसई बोर्ड, है ना। एक होता है अपना महाराष्ट्र बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड बच्चों कैसा होता है, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th में आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, साउंड से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, है ना, इन सब से रिलेटेड जो है टॉपिक मिलेंगे। फिर क्लास 12th में उनको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, हाँ, साउंड के चैप्टर मिलते हैं, सॉरी लाइट के चैप्टर मिलते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स मिलते हैं, है ना। तो ऐसे उनका कैटेगराइजेशन होता है ना। क्लास 11th में उनको मैकेनिक्स मिलता है, साउंड मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। और फिर उसके बाद क्लास 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों, अपना महाराष्ट्र बोर्ड ऐसा नहीं है, अपना महाराष्ट्र बोर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना महाराष्ट्र बोर्ड कैसा है, आपको 11th में मैकेनिक्स, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने का है। उसी सारे चैप्टर का कंटिन्यूएशन पार्ट जो होता है वो 12th में होता है।
यानी कि जो आपने 11th में पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करते हुए 12th में आपको पढ़ना होगा। क्लास 12th में भी आपको मैकेनिक्स मिलेगा, साउंड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, लाइट मिलेगा और मॉडर्न फिजिक्स मिलेगा। और ये कोई नए चैप्टर्स नहीं होंगे बच्चों, ये आपके क्लास 11th से ही डिराइव होके आए रहेंगे, है ना। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं है और उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, तो उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप जब क्लास 12th में जाएंगे बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को मिलेगा ना, वो होगा रोटेशनल मोशन। सबसे पहला क्या होगा आप लोगों का? रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन भी दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशनल जो आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर है वो रोटेशनल डायनामिक्स है। रोटेशनल डायनामिक्स, तो रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा सर्कुलर मोशन और दूसरे पार्ट में मिलेगा आप लोगों को रोटेशनल मोशन। तो जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये क्लास 11 से ही उसका कंटिन्यू होते हुए आता है ना। जैसे कि सर्कुलर मोशन की बेस क्या है, सर्कुलर मोशन को पढ़ने का बेस क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, है ना। रेडियस वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये आप लोग ने 11th में पढ़ चुका होगा। अब इसको, ये सारे डेफिनेशन को से आगे बढ़ते हुए आप लोगों को क्लास 12th में सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करना होगा। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन पढ़ के एक कंप्लीट टॉपिक बनेगा। तो ऐसे ही आप लोगों का जो है चैप्टर बनता है। तो इससे ये साबित होता है कि क्लास 11 जो है इक्वली इंपॉर्टेंट एज मच एज 12th स्टैंडर्ड। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको बच्चों। जैसे कि क्लास 12th में चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग का स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन तब आएगा ना जब आपको गॉस लॉ आएगा। अब वो गॉस लॉ कब था? आपके क्लास 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था और उसमें 3 टाइप की डेंसिटीज थी। तो वो तब आएगा, वो आएगा तो ही तो आपको क्लास 12th क्लियर होगा, है ना। तो अगर जिन लोगों को लग रहा होगा कि क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्लास 11th इंपॉर्टेंट था बच्चों, है ना। तो ये थे आपके सामने प्रॉब्लम जो आप लोग ने क्लास 11th में करी हुई है ना। क्लास 11th में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हुई होगी। अब इसका सॉल्यूशन की बारी है ना। सबसे पहली बात मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी भी आप लोग क्लास 12th में मोर देन 80, 85, 90, इवन 95% तक स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट आप लोग स्कोर कर सकते हैं। यस, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये बड़ा वाला यस है। कैसे? आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे बच्चों। अब मैंने जैसा कि बोला कि 12th इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 11th। क्या आप लोग 11th पढ़ना चालू कर दोगे? यस, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है बच्चों। ओके, तो क्या हो सकता है? अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? कुछ अपन छोटा छोटा चीजें इंप्रूव करके अपन 11th का 12th में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वही रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर लेता हूं मैं 12th स्टैंडर्ड का। अब जैसा कि मैंने बोला कि क्लास 12 का जो इंपॉर्टेंट है रोटेशनल डायनामिक्स, वो सर्कुलर मोशन आता है पहले, फिर रोटेशनल मोशन आता है, फिर सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए आपको पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। तो रादर देन स्टडिंग ऑल द चैप्टर्स जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही टॉपिक उस टाइम के लिए पढ़ लो आप लोग। जैसे कि सपोज कर लो आज मेरा लाइव क्लास होने वाला है। ओके, सपोज कर लीजिए आज मैं 10 अप्रैल को लाइव क्लास लेने वाला हूँ, लेट से, हाँ 10 अप्रैल से लाइव क्लास लेने वाला हूँ। तो आप लोग एक काम करिए, मैं शेड्यूल डाल दूंगा, मेरा लाइव क्लास होने वाला है। आप उससे पहले थोड़ा सा, एक दिन पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के लॉज ऑफ मोशन में जाके यूसीएम का थोड़ा सा पार्ट आप लोग पढ़ लीजिए। याद तो करने की जरूरत रहेगी नहीं आपको, क्यों नहीं याद करना? आप लोगों को कहाँ एग्जाम देने का है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट जो है समझना है। ऐसे छोटे 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 कॉन्सेप्ट जब आप समझते जाएंगे ना, आपका क्लास 11th अपने आप बिल्ट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ना बच्चों, मैं आपको बताया करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए आप लोग, ये अपने आप लोग का क्लास 11 जो है कवर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्लास 11 के टॉपिक धीरे धीरे पढ़ के क्लास 12 भी आप लोग कवर कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा बच्चों? इससे ये फायदा होगा कि आप लोग का जो क्लास 11 है ना, उसकी मेमोरी भी थोड़ी ना ताजी रहेगी, है ना, थोड़ा पॉलिशिंग हो जाएगा आप लोग का। जिसे जिनको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, मुझे याद नहीं है, तो उनका भी थोड़ा पॉलिशिंग हो जाएगा। तो ऐसे करते टाइम जब आप 12th पढ़ेंगे तो आप लोग को ये रिग्रेट नहीं होगा, अरे यार मेरे को पिछला नहीं याद है।
है ना, पढ़ लिया ना आपने, आपको याद हो जाएगा। या फिर मेरा लाइव क्लास अटेंड करो, या फिर जब आप अपने कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, है ना, ऑफलाइन कोचिंग में जब जा रहे हो, तो कोचिंग का पूरा एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल होता है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, विच चैप्टर दे आर गोइंग टू स्टार्ट, दे ऑलरेडी टोल्ड यू इन एडवांस, है ना, वो ऑलरेडी एडवांस में बता देते हैं। तो उससे उसका बेसिस का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग, है ना। तो अच्छा, 11th में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा बच्चों, ओके, कि आप लोग समझ सके कि क्लास 11 के कौन कौन से 20 टॉपिक है ना, पूरा थोड़ी ना पढ़ने का है, कुछ कुछ टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द 12th स्टैंडर्ड, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए सजेशन कि आप लोगों को क्या करना है। या फिर अगर आप लोग के जो ट्यूशन टीचर होंगे, जो क्लासेस में होंगे या फिर जो कॉलेज में होंगे, उनके थ्रू भी आप थोड़ी थोड़ी मदद ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए सर, कि हम लोग ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोग हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम उनके साथ एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा उनके साथ जब टाइम आप लोग बिताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन सब के बावजूद भी अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार पड़ा है बच्चों, दैट इज यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पे सारा कंटेंट भरा पड़ा है, मेरा, किसी और भी ट्यूटर का, मेरे से जो अच्छे ट्यूटर्स होंगे उनका भी, सबका कंटेंट जो है उनका भी यूट्यूब पे पड़ा है। तो कोई भी लेक्चर अटेंड करने से पहले आप उनका कंटेंट देख लीजिए, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जिनको लग रहा होगा कि क्लास 11 बर्बाद हो चुका है, दैट्स नॉट, ये बिल्कुल गलत विचार अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। नया स्टैंडर्ड है, नई शुरुआत है, एकदम नए से शुरू कीजिए, t=0 पे सेट कर लीजिए टाइम को, और यहां से क्लास 12 जो है शुरू करिए। अब यहां से मत बिगड़ने दीजिए बच्चों, है ना, अब यहां से बिल्कुल मत बिगड़ने दीजिए आप लोग, वरना फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, ओके। तो हम लोग भी आप लोगों के लिए क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने टीचिंग क्वालिटी की बात करता हूं। मैं बच्चों, मैं जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना, मैं जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 80 to 90% चांस है कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग जाइए क्लास 11 का पढ़ के आइए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को मैं उतने ही डिटेल में जाऊंगा, चाहे वो आपने 9th स्टैंडर्ड में ही क्यों ना पढ़ा हो। वो 9th स्टैंडर्ड का भी अगर कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो मैं वहां से लेके आपको 12th स्टैंडर्ड पे लेके आऊंगा, उसके बाद मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज की गहराई तक जाऊंगा मैं, है ना। आप लोग ने मेरे 11th के भी लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, आप लोग ने देखा होगा कि कितना डिटेल जाता हूं मैं, है ना। अगर कोई भी टीचर्स हैं उनको अगर एक लेट से, अगर मैं रोटेशनल डायनामिक्स की बात करूं, अगर रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट करने में उनको 6 लेक्चर लगेंगे, 8 लेक्चर लगेंगे, तो मुझे बच्चों 11 से 12 लेक्चर लगता है, क्योंकि मेरा डिटेल कॉन्सेप्ट होता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाता हूं मैं, है ना। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो एक बार प्लीज मेरा लेक्चर अटेंड करिएगा क्लास 12 का। और अगर आप लोग पाइएगा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास 11 कोई टॉपिक आया है और क्लास 11 आपने पढ़ लिया है, उसको छोड़ के मैं यहां पे डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं, इमीडिएटली आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, डिसलाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, इससे ज्यादा मैं आपको आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं, है ना। तो क्लास 12 आप लोगों के लिए डीप में जाऊंगा मैं, है ना। इसीलिए हम लोग अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, मार्च में आप लोग, मार्च में एग्जाम होगी, इनफ टाइम होगा बच्चों, विथ न्यूमेरिकल, विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में दूंगा, ओके, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स विवेक सर लेंगे, विवेक सर भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बस इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मैथमेट्री लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करना होगा। डेली लेक्चर अटेंड करते हुए चलिए बच्चों, 1-1 घंटे की क्लास होगी, टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे हम लोग, 1-1 घंटे की क्लास होगी। आप लोग ज्यादा दूर नहीं, अगस्त सितंबर तक जब आप पहुंचेंगे ना, तो आप एक देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव हो चुका रहेगा। क्लास 11 का रिग्रेट आप लोग के दिमाग से हट गया रहेगा, क्लास 11 का फोबिया आप लोग के दिमाग से हट गया रहेगा। आप एक मजबूत कॉन्सेप्ट के साथ 12th स्टैंडर्ड में अपने आप को अपीयर करेंगे, ये मेरी गारंटी है, और मैं विवेक सर की तरफ से भी आप लोगों को गारंटी देता हूं, ओके। सो मेक श्योर दैट बच्चों, जिन लोगों का एग्जाम चल रहा है क्लास 11 का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका हो चुका है वेलकम टू द 12th स्टैंडर्ड एंड वेलकम टू द मैथमेट्री लाइव स्टडी। ये आपका ही चैनल है, हमारा टेलीग्राम का चैनल है मैथमेट्री_स्टडी, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे। टिल देन बाय एवरीबॉडी।